नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 18 और हम पढ़ रहे हैं ताओ उपनिषद वॉल्यूम 1। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से किसी ने प्रश्न किया कि क्या ताओ जो लाओ त्से हैं वो एक एस्केपिस्ट है, वो भागना चाहता है जीवन के सच्चाई से, जीवन के कर्म से, कि जीवन को वो लांघना चाहता है वो इंसान। क्या उनकी बातें सुनकर ऐसे ही लगता है। तब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, वो पलायनवादी नहीं है, वो एस्केपिस्ट नहीं है, बस समझ लो कि वो उनका जो रास्ता है वो प्रतीत होगा तुमको ऐसा। तो उसी को हम आगे पढ़ते हैं, एपिसोड नंबर 18 हम स्टार्ट करते हैं। ओशो कहते हैं लाओ त्से पलायनवादी नहीं है। पलायनवादी मतलब एस्केपिस्ट, जो भागता है चीज़ों से। और अगर लाओ त्से पलायनवादी है तो सभी को पलायनवादी होना चाहिए। फिर पलायनवादी एक धर्म होना चाहिए, क्योंकि लाओ त्से व्यर्थ से पलायन करके जीवन की सार्थकता और सार में प्रवेश कर रहे हैं। कि वो जो पलायन है वो एक ऐसे जगह से भागने की कोशिश कर रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं जो कि उनको सार्थकता में ले जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओशो ने एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके घर में अगर आग लगी हो और आप उस घर से निकल के भागे ना, तो आपको पलायनवादी पलायनवादी तो कहेंगे ना उस समय हम कि भाई देखो ये घर छोड़ के भाग रहा है। पर लॉजिकली सोचो तो वो इंसान सही कर रहा है। दिखने में भले वो लगेगा कि पलायनवादी है, एस्केपिस्ट है, घर से एस्केप कर रहा है, पर ध्यान से सोच के देखो उनका एस्केप करना सही है कि नहीं। उसी तरह से जो लाओ त्से हैं, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, अगर कहना हो तो सभी को पलायनवादी कहो, सभी भागे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर हम मार्मिक ढंग से देखें तो वो कहाँ से भाग के कहाँ जा रहे हैं। एक जलते हुए घर से, घर को छोड़कर एक सेफ प्लेस पे जा रहे हैं। इन द सेम वे यहाँ पे बोलते हैं कि लाओ त्से व्यर्थ से पलायन करके जीवन की सार्थकता और सार में प्रवेश कर रहे हैं। जो व्यर्थ है उसको वो छोड़ रहा है इंसान। ऐसा लगता है कि शायद इसमें हताशा, निराशा है, जीवन से डर गए हैं, भयभीत है, लड़ने में समर्थ नहीं है, शायद इसलिए हट रहे हो, कमजोर हो। कमजोरी का भी लक्षण लाओ त्से नहीं देता। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि एक तरफ से तुम देखोगे तो तुम्हें लग सकता है कि यार ये कमजोर इंसान है, क्या भाग रहा है, एस्केपिस्ट है, इसको लगता है जीवन से लड़ने का सक्षम नहीं है ये इंसान। पर ऐसा भी लाओ त्से का लक्षण नहीं है। क्यों, उसको एक्सप्लेन करते हैं ओशो। कमजोरी का जरा लक्षण नहीं देता। बुद्ध और लाओ त्से और क्राइस्ट जैसे लोग जितनी सबलता का लक्षण देते हैं उतनी सबलता का लक्षण कोई नहीं देता। सबलता मतलब स्ट्रेंथ। और जिनको हम प्रगतिवादी कहते हैं वे धीरे धीरे सब नर्वस होते चले जाते हैं। सबके हाथ पैर कांपने लगते हैं और सबका स्नायु मंडल रुग्ण हो जाता है और सबकी छाती पर हजार तरह के भय प्रवेश कर जाते हैं। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि अगर तुमने लाओ त्से को, बुद्ध को, क्राइस्ट को, ऐसे बुद्ध पुरुषों को अगर तुमने एस्केपिस्ट कहा, कमजोर कहा, डरपोक कहा, तब तुम सही चीज से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। उल्टा ओशो ये कहते हैं कि जो प्रगतिवादी हैं, अपने आप को डेवलपमेंट की, जिंदगी में कुछ कर देना है, उखाड़ देना है, इस टाइप के जो सोच वाले लोग हैं वो बल्कि जरूर कमज़ोर प्रतीत होते हैं। हजारों टाइप के बीमारियों से ग्रसित, टेंशन से ग्रसित, हाथ पैर कांपने वाले लोग, ये कमज़ोर हैं। लाओ त्से, बुद्ध और क्राइस्ट जैसे लोग नहीं। आज अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मुश्किल से 10% लोग हैं जिन्हें हम मानसिक रूप से स्वस्थ कह सकते हैं। अच्छा, एक बात सोचो, इन्होंने कहा आज अमेरिका में, मतलब जब ये प्रवचन दे रहे होंगे ओशो, लाइक इन बिटवीन 70 एंड 80, 1970 और 1980 के बीच क्या ये समय बता रहे हैं ओशो, कि उस समय भी कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि 10% लोग होंगे जो साइकोलॉजिकली स्टेबल हैं। आज के डेट में तो और स्थिति खराब हो चुकी होगी 2025 में, है कि नहीं। तो 90% लोग, और इन 10% का अगर हिसाब लगाया जाए तो इस 10% में गैर पढ़े लिखे लोग, ग्रामीण जंगल में रहने वाले लोग, मजदूर, नीचे वर्ग के लोग हैं। जितनी ऊपर वर्ग की दुनिया है, जितने लोग जो प्रगति कर गए हैं, उतना ही आंकड़ा बड़ा होते चला जाता है। बात क्या है, ओशो बोल रहे हैं कि ये जो 10% लोग जिनको साइकोलॉजिकली हुआ स्टेबल, वो वैसे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, जंगल में रहने वाले, एक कहते हैं ट्राइब्स, गांव देहात में रहने वाले, अपना सिंपल लाइफ जीने वाले, वो इस 10% में आ रहे हैं जिनका मेंटली जो स्टेबल है। बाकी जो 90% लोग हैं वो वही लोग हैं जो अपने आप को
प्रोग्रेसिव बोलते हैं, प्रगतिशील बोलते हैं, ज़िंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले, ज़िंदगी में उड़ने वाले लोग, इस टाइप के लोग आते हैं 90% में। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है? तो ओशो बोलते हैं, लाओ त्से जैसी गहरी नींद तो कोई प्रगतिवादी कभी नहीं सो सकता। ना लाओ त्से जैसा आनंद से भोजन कर सकता है, ना लाओ त्से जैसे पाचन की क्षमता है, ना लाओ त्से जैसा स्वास्थ्य है, ना लाओ त्से जैसे निर्भयता, और ना लाओ त्से जैसा मौन है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर एक डरपोक इंसान क्या ऐसा होता है कि उसमें जैसी क्षमता है आनंद से सोने की, आनंद से भोजन करने की, मौन रहने की, स्वस्थ रहने की, इसको आप डरपोक बोल रहे हो? पर ये सारी क्वालिटीज अगर देखा जाए तो जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग हैं, अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले, जीवन जिनको लगता है कि प्रोग्रेस ही जीवन का असली मकसद है, तो ऐसे लोगों को ये सब चीजें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। न ये जो बहती हुई आनंद की सतत धारा है लाओ त्से में, यह निराशा की खबर नहीं देता, हताशा की खबर भी नहीं देता। यह आदमी हारा हुआ नहीं है। लाओ त्से तो कहता है कि मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता, और कोई पूछने लगा क्यों नहीं हरा सकता, तो लाओ त्से ने कहा, मैंने कभी किसी को जीतना ही ना चाहा। मैंने कभी किसी को जीतना ही नहीं चाहा। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं कभी किसी को जीतना नहीं चाहता। लाओ त्से कहते हैं, हरा तो तभी सकते हो ना मुझे जब मैं किसी को जीतना चाहता हूँ। मुझे हराओगे तभी जब मैं जीतने को निकलूं, मैं किसी को जीतने नहीं निकला। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि जिस तरह की क्षमता लाओ त्से दिखा रहे हैं या उनमें थी, वो निराश और हताश इंसान में नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली वो इंसान हारा हुआ तो नहीं है। और जहाँ तक अगर ये कहा जाए कि वो हार के भागा है दुनिया से, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि लाओ त्से खुद कहते हैं कि मुझे किसी को हराना ही नहीं है। भाई तुम फालतू में ये क्यों मेरे पे एक टैग दे रहे हो कि हार के भाग रहे हो, जीत के भाग रहे हो? भाई हार जीत तुम अपने पास रखो ना, मुझे जीतना है। अगर मुझे जीतना ही नहीं है तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि लाओ त्से यही बोल रहे हैं कि मुझे तुम तब हरा पाओगे जब मैं कंपटीशन में उतरूंगा। और कंपटीशन में कब हम उतरते हैं? जब मैं सामने वाले को हराना चाहता हूँ, देन ओनली हम कंपटीशन में उतरते हैं ना। और जब मैं कॉम्पीट करने जाऊं तभी तुम मुझको हरा सकते हो ना। तो मेरा ऐसा कोई कंपटीशन है ही नहीं। मतलब ओवरऑल वो रैट रेस से मैं निकला हुआ हूँ यार। रैट रेस केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड का रैट रेस नहीं, इस जिंदगी के रैट रेस से निकला हुआ हूं मैं। तो ओशो आगे समझाते हैं, हमें लगेगा कि शायद लाओ त्से इसलिए जीतने नहीं निकला कि लड़ने से डरता है। तो ऐसा भी प्रतीत होता है ना, जिस तरह से उस प्रश्नकर्ता ने ये बात पूछी थी कि हमको स्केपिस्ट लगता है, लाओ त्से भाग रहा है डर के मारे, डरपोक इंसान है। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लग सकता है शायद कि ये इंसान डरता है इसलिए लड़ने से भाग रहा है, वो स्पिरिट नहीं है उसके अंदर। और लाओ त्से कहता है, जीतने इसलिए नहीं निकला कि तुम्हारी दुनिया में जीतने योग्य कुछ भी नहीं था। पर लाओ त्से की ये दलील है कि मुझे इसलिए कॉम्पीट नहीं करना, इसलिए नहीं लड़ना कि यहाँ पे जीतने योग्य कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, तुम्हारी दुनिया में, देखो इस वर्ड पे ध्यान देना, तुम्हारी दुनिया क्यों बोला गया है यहाँ पे? सोचने वाली बात है। बहुत मार्मिक शब्दों से बहुत चीज़ें बदल जाती हैं मित्र, ये याद रखना। जब ओशो इस बात को समझा रहे हैं, इस बात को सोचो, क्या तुम्हारी दुनिया, क्या मेरी दुनिया? लाओ त्से भी इसी संसार में रह रहे थे ना। तब यहाँ पे क्यों बोला गया तुम्हारी दुनिया? वो इसलिए बोले कि जिस दुनिया को तुम दुनिया समझ बैठे हो, इस सांसारिक भाग दौड़, ये प्रोग्रेसिव नेचर, ये वो, यहाँ पहुँचना है, ये करना है, ये अचीव करना है, इसको हराना है, इससे जीतना है, ये जो दुनिया तुमने बना के रखी है अपने दिमाग में। तो लाओ त्से बोल रहे हैं कि इस तुम्हारी दुनिया में जो चीज़ है, मुझे इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता ही नहीं है, जिसको मैं पाना चाहूँ या फिर जिसको मैं जीतना चाहूँ। तो ओशो आगे कहते हैं, कुछ दिखा ही नहीं कि कुछ जीतने योग्य है। वो लाओ त्से का ये मानना है, ये कहना है कि मुझे ऐसा कुछ दिखता ही नहीं जिसको मैं इच्छुक हो जाऊं जीतने को। इन शुद्र चीज़ों को जिनके लिए तुम जीते हो, जिनको तुम जीतना जानते हो, इसको मैंने जीतने योग्य नहीं समझा। ये लाओ त्से के विचार हैं। और इन शुद्र चीज़ों के लिए हारने के लिए व्यर्थ का उपद्रव खड़ा करना, क्योंकि जीतने निकले की हारोगे। तो लाओ त्से यही बोल रहे हैं, ओशो ये समझा रहे हैं कि लाओ त्से का ये मानना है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको अगर मैं जीतने निकलूंगा तो आज नहीं तो कल मैं हारूंगा ही हारूंगा। क्यों हारूंगा? क्योंकि इनसे आज तक कोई जीत ही नहीं पाया है।
क्यों? क्योंकि ये क्षुद्र चीज़ें जो है ना, ये अनंत है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, तुम्हारा डिज़ायर कभी भरेगा ही नहीं। तो तुम स्टार्टिंग में लग सकता है कि यू आर विनिंग, पर ओवरऑल गेम में तुम हारोगे ही हारोगे। ये रखा हुआ है इसमें। चाहे, और इसको हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं ना, तुम पैसा कमाने जाओ, कितना भी कमाते चला जाओ, तुम्हें लगेगा कम है। तुम किसी भी शोहरत को हासिल करो तब भी लगेगा कम है। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि इससे हमको हारना ही हारना है। अगर मैं इससे लड़ने गया तो जीत जाओ तो भी कुछ नहीं मिलता, और व्यर्थ हार जाओ तो बेचैनी और परेशानी सिर पर आ जाती है। मैं जीतने नहीं गया, इसलिए नहीं कि हारने से डरता था, बल्कि इसलिए कि जीतने योग्य कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है कि ओशो क्या समझाना चाहते हैं, लाओ त्से का पर्सपेक्टिव। ओशो ये कहते हैं आगे, यह जो हमें हमारे मन में जो सवाल उठता है बिल्कुल स्वाभाविक है। हमें लगता है कि यह तो एक पेसिमिस्ट है, दुखवादी का दृष्टिकोण है। लेकिन दुखवादी को दुखी होना चाहिए ना। तो बड़ी उल्टी बात है कि दुखवादी दुखी नहीं मालूम पड़ता और हम सुखवादी दुखी मालूम पड़ते हैं। तो ओशो ये कह रहे हैं कि हमको ये लग सकता है कि यार ये जो है ना रोतलू है, शब्द है ना कि रोतलू, ये जो दिन भर रोते रहता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं जाना। पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होगा कि लाओ त्से कहीं ऐसा ही तो नहीं है ना, दुखवादी, पेसिमिस्ट। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दुखवादी हो तो दुख दिखना चाहिए ना तुम्हारे चेहरे पर। ऐसा कैसे कि भाई मस्त है, मजे में है, आनंद में है, और हम बोले कि भाई ये बहुत दुखवादी है, रोतलू है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, नहीं होता। तो यानी ये पेसिमिस्ट, ये इंसान नहीं है। सारे पश्चिम में जब पहली दफा बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद हुआ तो उन्होंने कहा यह पेसिमिस्ट है पार एक्सीलेंस। यह तो आखिरी दम का दुखवादी है बुद्ध। किसके बारे में बात हो रही है? बुद्ध के बारे में। कब? जब बुद्ध का जो टेक्स्ट है वो वेस्टर्न लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ, तब की बात हो रही है। क्योंकि कहता है जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है, सब दुख है। तो बुद्ध की तो यही बातें है ना कि जन्म भी दुख है, जीवन दुख है, सब चीज, मरण दुख है, ये सब 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 दुख है। तो लोगों ने बोला कि ये तो यार दुखवादी है, पेसिमिस्ट है। यह तो दुखवादी है, लेकिन उनमें से किसी ने न सोचा कि इनके चेहरे की तरफ तो देखो, यह दुखवादी है, तुम सुखवादी हो। ऐसा लगता है क्या? तो तुम्हारे चेहरे पर सुख की कोई छाप होनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर सुख का कोई इशारा नहीं दिखाई पड़ता। और यह आदमी जो कहता है जन्म दुख है, जीवन दुख है, सब दुख है, इसके आनंद का कोई परावर नहीं, तो जरूर कहीं भूल हो रही हो। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में यह समझ लिया गया कि भाई बुद्ध जो है, जो बोल रहे हैं, ये सारे दुखवादी इंसान है, ये हर चीज में ये दुख बोल रहा है। तो ओशो यही बोलते हैं कि भाई उसके चेहरे पे जरा देखो कि तुमको लग रहा है कि ये इंसान दुखवादी है, एक भी छाप दिख रही है दुख का। और उल्टा जो तुम अपने आप को सुखवादी समझ के बैठे हो, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग, जो तुम अपने आप को सुखवादी समझ रहे हो कि तुमने सिर्फ आनंद की बात की है, आनंद की बात समझते हो, तुम्हारे चेहरे पर सुख दिखता है क्या? तो ओशो ने यही सवाल किया कि तुम कैसे यार बुद्ध को दुखवादी कह सकते हो? तो जरूर तुम्हारे कैलकुलेशन में, तुम्हारी सोच में कोई कमी है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, इसे तो जान ले, वही आनंद को उपलब्ध होता है। तो बुद्ध का कहना है कि जो ये बात जान ले कि ये जीवन दुख है, उसी को अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल जाती है। ये बुद्ध का मानना है, बुद्ध का कहना है। और जो समझे कि जीवन सुख है, वह सिर्फ दुख को उपलब्ध होता है। ठीक है, ये गणित बुद्ध का बहुत ही गहरा है। ओशो कहते हैं कि ये जो तुमको बहुत ही अजीब लग रहा है सुन के कि यार जीवन को दुख अगर मैं मान लूँ तो मुझे सुख मिल जाएगा, और अगर मैंने जीवन को सुख मान लिया तब मुझे दुख मिल जाएगा। अजीब सा सेटिंग है, अजीब सा कैलकुलेशन है, समझ नहीं आ रहा। तो ओशो कहते हैं कि गणित गलत नहीं है बुद्ध का, और बात बहुत गहरी है। तो वो गहरी बात बुद्ध या लाओ त्से कहते हैं कि जो जीवन को सुख समझकर चलेगा वह दुख पाएगा, क्योंकि जीवन दुख है। अगर मैं कांटे को फूल मानकर चलूंगा तो कांटा चुभेगा और दुख पाऊंगा, क्योंकि कांटा है, फूल नहीं। लेकिन अगर मैं कांटे को कांटा ही मानकर चलूं तो फिर कांटा मुझे दुख नहीं दे सकता।
कांटा दुख देने की तरकीब करता है, फूल जैसा दिखाई पड़ता है, तब दुख दे पाता है। तो यहाँ पे जो मेटाफर है ना यार, ये फूल और कांटे का, इसको इस चीज से समझो, इसको एक्सपेक्टेशन से समझो। इस बात को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ जो मुझे समझ में आया। इसको एक्सपेक्टेशन से समझो। जैसे हम किसी से कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं, समझना बात को, कि मैंने किसी से कोई उम्मीद लगाई कि ये इंसान मुझे ये देने वाला है, ये इंसान से मुझको ये मिलने वाला है, और अचानक से उस इंसान ने वो चीज़ नहीं किया, या फिर ये इंसान मेरे से ऐसा बर्ताव करेगा, मुझे ऐसा रिस्पेक्ट करेगा। होता है ना हमारा एक्सपेक्टेशंस। अब जस्ट इमेजिन करो कि उसने वो चीज़ नहीं दिया तुमको, तुम इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हो जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, रोते भी हो बहुत लोग। अब तो ओशो यही समझा रहे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि अगर तुमने वो एक्सपेक्टेशन जीरो कर दिया किसी भी इंसान से कि यार तुम रिस्पेक्ट दो ना दो, आई डोंट केयर, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, तुम मुझको ये मदद करो ना करो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। अब जब मेरा जीरो एक्सपेक्टेशन होता है, आपसे कोई भी इच्छा मेरे अंदर नहीं है कि मैं आपसे मुझे कुछ मिलने वाला है, हासिल होने वाला है, उस समय जरा सोच के देखना कि उस इंसान ने आपको रिस्पेक्ट दिया हो तो अच्छी बात, ना दिया हो तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता है उतना। क्यों? क्योंकि आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि इससे मुझको कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए यहां पे वही समझा रहे हैं कांटा और फूल, कि अगर हम कांटे को कांटा ही मान के चले ना, तो कांटा अगर चुभेगा भी तो हमको उतना वो लगेगा नहीं कि ठीक है यार कांटा ही तो है तो चुभेगा ही, तो इसमें दुख वाली क्या बात है। अगर मैं उस कांटे को फूल मान लूं तो उस फूल से मेरा उम्मीद जुड़ जाती है कि ये जो फूल है इससे मुझे खुशबू ही मिलेगी, वो सॉफ्टनेस ही मिलेगा। परंतु वो था तो कांटा ना, तो तुमको आज नहीं तो कल चुभेगा वो, और अचानक से तुम और दुखी हो जाओगे कि अरे यार मैं तो इसको फूल मान बैठा था, लेकिन ये तो कांटा निकला, ये तो मेरे को चुभ रहा है, मेरे को दर्द दे रहा है। समझो इस बात को। और यहां पर एक बात याद रखना, यहां पे पेन की बात नहीं हो रही है, यहां पे सफरिंग की बात हो रही है। इस बात को दिमाग में रख लेना। दर्द की बात नहीं हो रही है, दुख की बात हो रही है। क्योंकि ये सारे शब्द हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन आता है। हम लोग बोलते हैं कि यार दर्द तो होगा ही यार, जिंदगी में क्या दिक्कत है। दर्द और दुख में अंतर है, पेन और सफरिंग में अंतर है। पेन तो है इस दुनिया में हो तो पेन, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, वो तो होता ही है, लेकिन उससे होने वाला जो दुख है वो हमारे कंट्रोल में होता है। इस चीज को, गहराई को समझना दोस्त, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओशो आगे समझाते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, इसे जान लो तो फिर तुमसे तुम्हारे सुख को कोई नहीं छीन सकता। और तुमने जीवन को सुख जाना कि तुम दुख में पड़ोगे, क्योंकि तुमने भ्रांति का सिलसिला शुरू कर दिया। ये भ्रांति का सिलसिला जब बोल रहे हैं तो उसी की बात हो रही है कि हम लोग इल्यूजन में चले जाते हैं, हम लोग एक इल्यूजनरी एक्सपेक्टेशन में चले जाते हैं कि यार हम अनायास किसी से उम्मीद कर बैठते हैं, और वो जब उम्मीद में वो चीज़, वो वस्तु या वो इंसान या फिर वो समय खरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है। हम अगर ये उम्मीद करके बैठे कि नहीं मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और 100 आउट ऑफ 100 लाने ही वाला हूँ, मैं टॉपर, इस इंडिया का ऑल इंडिया टॉपर बनने ही वाला हूँ, अगर मैं इस उम्मीद से ही हर कुछ कर रहा हूँ, तो याद रखना अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो ज़्यादा दुख देगा। अनायास एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे जीवन से भी अनायास एक्सपेक्टेशन कि भाई नहीं मुझको ये चीज़ मिलेगा, ये सुख मिलेगा। यार मान लो ना कि हाँ दुख मिलना ही है, फिर देखो, फिर अगर प्रॉब्लम भी आए ना तो उतना फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है यार, आई नो कि दिस इज गोइंग टू हैपन, आई नो दिस सिचुएशन विल कम, आई नो पर्सन बिहेव्स लाइक दिस, ओके, इट डजंट मैटर बिकॉज आई एम ऑलरेडी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली रेडी दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ conditions are going to come in my life. लाओ त्से दुखवादी नहीं है, लाओ त्से परम आनंदवादी है, आनंदवादी है। परम आनंद की जितनी उत्कृष्ट चरमता हो सकती है, अत्यधिक हो सकती है, लाओ त्से आत्यंतिक आनंदवादी है। मतलब एक्सट्रीम में जो तुम सोच सकते हो ना कि जो सुखी हो, आनंदित हो, लाओ त्से वैसा इंसान है। तुम जो उसको दुखवादी समझ बैठे हो बहुत बड़ा भ्रम में हो। लाओ त्से का एक शिष्य एक कहानी सुनाते हैं, शायद कहानियां सुनने पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, जो ओशो ने एनेक्डोट्स दिए ना, मजा आता है। लाओ त्से का एक शिष्य च्वांगत्से
च्वांगत्से को चीन के सम्राट ने निमंत्रण भेजा कि तुम जाओ, तुम आओ और मेरे बड़े वजीर बन जाओ। ये कौन है? ये च्वांगत्से लाओ त्से का एक स्टूडेंट था और वजीर बनने के लिए बोला। च्वांगत्से ने खबर भेजी, लेकिन मैं जितने सुख में हूँ उसके ऊपर कोई सुख नहीं, तो वजीर बनाकर तुम मुझे नीचे ही उतार पाओगे, क्योंकि इसके आगे तो कोई आनंद है ही नहीं। अब तो कहीं भी बढ़ना पीछे हटना है। च्वांगत्से ने कहा, अब कहीं भी बढ़ना पीछे हटना है, मतलब इसके बाहर में कहीं गया तो मेरा डिग्रेडेशन ही होगा। तो अब तो इंच भर सरकना खोना ही है, क्योंकि जहां मैं हूं उसके परम कोई आनंद नहीं। ये च्वांगत्से कौन है? लाओ त्से का स्टूडेंट। कि भाई मेरे को वजीर फजीर नहीं बनना, मैं ऑलरेडी जिस स्टेट पे पहुंच चुका हूं, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इससे कुछ भी मैं इधर उधर घसका तो मेरा जो हैप्पीनेस है वो कम हो जाएगा। हमको लगेगा कि वजीर होने का मौका मिलता है। पागल है क्या कि भाई वजीर मिल रहा है, मंत्री बन रहा है? यार इडियट है क्या ये च्वांगत्से? खुद सम्राट बुला रहा है, नहीं तो एक एक वोटर के पास जाना पड़ता था। पागल है, बिल्कुल चुपचाप चले जाना चाहिए था, ऐसा मौका नहीं खोना चाहिए था। लेकिन च्वांगत्से की समझ से उसे कुछ और कहती है। च्वांगत्से को लग कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फीलिंग है, जो उसका विजडम है, उसे कुछ और कह रहा है। हमें लग रहा है कि वो पागल हो सकता है, पर उसका विजडम कुछ और कह रहा है। च्वांगत्से की समझ ये कहती है कि मैं जिस परम आनंद में हूँ वहाँ से जरा भी हिला तो तुम मुझे नीचे ही उतार लोगे। इसके आगे और कोई गति नहीं है, तुम संभालो। तो च्वांगत्से यही बोल रहे हैं, जो लाओ त्से का स्टूडेंट है, कि भाई इससे, इस पोजीशन से ज़्यादा जो आनंद है, इसके सुपीरियर कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ से जरा भी हटा तो तुम मुझे नीचे ही गिरा दोगे। तुम संभालो अपना वजीर का पद, और जो भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। लाओ त्से या च्वांगत्से या कोई और जब ये बात करता है एक्सेप्टेबिलिटी की, कि भाई मानो कि सब कर लो स्वीकार, तो इसलिए नहीं कि किसी विषाद से, किसी फ्रस्ट्रेशन से, किसी संताप से, इसलिए नहीं कि जीवन में संतोष रखना बड़ी अच्छी बात है, इसलिए नहीं। अच्छा, इस बात को समझो, यहाँ बहुत डीप बात है जो लोगों में के दिमाग में कन्फ्यूजन आती है। ओशो की सबसे बड़ी बात यह है ना कि वो कैच कर सकते थे कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होगा, डाउट। क्योंकि शायद जब वो ज्ञान अर्जित कर रहे हों तो उनके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस आए होंगे, उन्हीं को उन्होंने सॉल्यूशन पाया होगा। तभी वो बता रहे हैं कि अगर तुमको ये लगता है कि वो बहुत संतोषी है, वो कि भाई नहीं अब हमको कुछ और नहीं चाहिए, इसलिए वो रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि लाओ त्से या च्वांगत्से कोई और तथागत जब कोई बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी की, कि सब कुछ स्वीकार करो, इसलिए नहीं कि किसी विषाद में है, किसी फ्रस्ट्रेशन या किसी संताप में, इसलिए नहीं कि जीवन में संतोष रखना बड़ी अच्छी बात है इसलिए कर रहे, नहीं। स्वीकार का भाव दो कारणों से हो सकता है। अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई क्यों ये करते हैं ऐसा। स्वीकार का भाव दो कारणों से हो सकता है। एक तो इसलिए कि आदमी स्वीकार कर ले कि अब कोई उपाय नहीं, अब स्वीकार ही कर लो, इसमें कम से कम कंसोलेशन, सांत्वना रहेगी। देखो यहाँ पे कंसोलेशन की बात हो रही है कि देखो भाई अब तुम और कुछ कर नहीं सकते, मान लो, मान बैठो भाई, यही तुम्हारा लास्ट भाग्य है, तब तुम वहाँ पे स्वीकार कर लेते हो। इसमें लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं होती है। ये स्वीकार करना के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो हम लोग कंसोलेशन में एक सांत्वना पुरस्कार के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर बैठते हैं कि चलो ठीक है यार, मेरे को यही चाहिए। पर ये एक केस है, पर लाओ त्से का केस दूसरा है। वो क्या है? नहीं, लाओ त्से की टोटल एक्सेप्टेबिलिटी तथाता का यह अर्थ नहीं है। लाओ त्से कहता है जो आदमी यह कहता है कि स्वीकार करने से संतोष रहेगा, वह आदमी अभी भी अस्वीकार कर रहा है। इस चीज को डीपली समझो। बहुत लोग ना ये जो संतोष जो कहते हैं ना, संतोष शब्द जो है कि भाई संतोष किया करो, इसको बहुत ही गलत ढंग से यूज करते हैं। एक आदमी वो होता है जो मैं एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के एस्पेक्ट से बोलता हूँ कि जब हम कुछ कर नहीं पाते, जो डिजायर था वो पूरा नहीं हो रहा है और साफ साफ दिख गया कि रास्ता बंद हो गया है, फिर हम जो मिला उसको एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई मैं बहुत संतोषी हूँ, मुझको और कुछ चाहिए ही नहीं। पर वो इंसान झूठ बोल रहा है।
तो लाओ त्से यही कहते हैं कि जो आदमी यह कहता है कि स्वीकार करने से संतोष रहेगा, वह आदमी अभी भी स्वीकार नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। इसको समझ लेना चाहिए। ओशो समझाते हैं इस बात को। वह अभी भी अस्वीकार कर रहा है, क्योंकि अगर अस्वीकार न हो तो असंतोष कैसा। मैं कहता हूं कि मेरे पैर में कांटा गड़ा है, अब स्वीकार ही कर लूं तो कम से कम संतोष रहेगा कि ठीक है, गड़ गया, पीड़ा हो रही है, स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन इस स्वीकृति में अस्वीकार छिपा हुआ है। सच तो यह है कि मेरी स्वीकृति अस्वीकार का ही एक ढंग है। पीड़ा तो मुझे हो रही है, दुख मुझे हो रहा है, अब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता, तो मैं आंख बंद करके कहता हूं ठीक है, इसमें भी कोई परमात्मा, कोई राज होगा, कोई रहस्य होगा। अभिशाप में भी वरदान छिपा होगा। काले बादलों के भीतर भी सफेद चमकती हुई बिजली छिपी रहती है। कांटों के भीतर भी फूल रहता है। दुख में भी सुख छिपे रहते हैं, लेकिन मेरी खोज दुख की है। वह सफेद बिजली की रेखा के लिए मेरी खोज है। काले बादल की मेरी कोई स्वीकृति नहीं, और जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तो सुबह करीब होती है, मगर मेरी आकांक्षा सुबह के लिए है। काली रात को अपने को समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि कोई हर्जा नहीं, रात बहुत काली हो गई है, अब सुबह भोर करीब है। लेकिन मेरी इच्छा भोर के लिए है। रात के कालेपन को मैं भोर की इच्छा के सामने रखकर थोड़ा हल्का कर रहा हूँ, संतोष कर रहा हूँ। देखो, ये एक बड़ा पैराग्राफ था और इस चीज़ को बहुत डीपली समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत गहरी बात यहाँ ओशो बोल गए हैं। यहाँ सिंपली वो चीज़ बोल रहे हैं कि हम लोग किस तरह से अपने आप को कंसोलेशन देते हैं कि लाइफ में, कि हम देखो ये चीज़ जो कर रहे हैं, ये क्या सच में हम सिचुएशंस को, लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि या फिर हम सिर्फ उस कंसोलेशन प्राइज की तरह अपने लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कि हम ये बोलते हैं ना कि देखो भाई कोई बात नहीं, अभी दुख आया है तो क्या हुआ, अभी सुख आने वाला है, टेंशन मत लो। ये जो भी चल रहा है, ये काले बादल है, रात है, भाई भोर आने वाली है। इस तरह के सेंटेंस बहुत सारे सुनने को मिलता है ना। तो दरअसल ये है कि वो इंसान जब ये बोलता है कोई बात नहीं, अभी रात्रि है तो क्या हुआ, सुबह आने वाली है, डोंट वरी, ऐसा सुनते होगे ना। तो यहाँ पे ओशो यही समझा रहे हैं कि जो इंसान ये बोल रहा है वो अभी भी इस उम्मीद में है कि सुबह होगी। उसने उस काली रात को एक्सेप्ट नहीं किया। इस चीज को समझो कि यहां ओशो कौन सी बात समझाना चाह रहे हैं, कि लाओ त्से ने टोटल एक्सेप्टेबिलिटी की बात की, कि जो हो रहा है सब ठीक है, मैं सबको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन बहुत से लोग हमें लाइफ में मिलते हैं कि नहीं भाई, अब मेरे को भाई यही जो चीज़ है मेरे पास, इतना काफ़ी है। लेकिन वो इंसान झूठ बोलता है, मैक्सिमम इंसान। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी उम्मीद है कि कोई बात नहीं, ये नहीं तो आगे कुछ हो जाएगा। रात भरे बहुत घनी है, लेकिन कल सुबह हो जाएगी। तो वो इंसान उस रात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उस रात को केवल वो एक तरह का वो एक कंसोलेशन प्राइज दे रहा है अपने आप को, एक झूठी सांत्वना दे रहा है खुद को, ये बोल कर कि भाई वेट कर लो, कोई बात नहीं, सह लो, सुबह होने वाली है। ठीक है। लेकिन लाओ त्से इस तथाता की बात नहीं करता। लाओ त्से कहता है इसलिए नहीं कि स्वीकृति एक संतोष चाहिए, बल्कि इसलिए कि अस्वीकृति मूर्ता है। इस चीज को समझो। लाओ त्से जो है वो सभी चीज एक्सेप्ट करने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि लाओ त्से मानता है कि रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना एक मूर्ता है, एक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बाकी लोग जो कर रहे हैं, इस बात को समझो, जो लोग बाकी लोग स्वीकार कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमको कुछ और चाहिए, हम सिर्फ अपने आप को कंसोलेशन दे रहे हैं। पर लाओ त्से अपने आप को कंसोलेशन नहीं दे रहा है। उसके लाइफ में जो भी आ रहा है, कांटा चुभा तो उसको भी एक्सेप्ट करता है, रात है तो उस रात को भी उतने ही प्यार से एक्सेप्ट कर रहा है जितने प्यार से वो सुबह को एक्सेप्ट करता है। इसको कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। अस्वीकार के सिवाय आदमी अपने को निरंतर नर्क में डालने को और कहीं नहीं ले जा सकता। अस्वीकृति से सिवाय आदमी अपने को नर्क में डालने के अलावा कहीं नहीं ले जाएगा। अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना, क्योंकि यही चीज हमारे अंदर दुख का बहुत बड़ा कारण बनती है। हमारे लाइफ में जो भी चीज हो रहा है, कुछ भी हो, नहीं भाई ये चीज हमको नहीं चाहिए था, हमको कुछ और चाहिए था, हमने अस्वीकार कर दिया, हमने रिजेक्ट कर दिया। ये है नहीं, ये नहीं, वो चाहिए, यहाँ गए नहीं, वो नहीं, वो चाहिए। मैंने हर जगह हमारी तरफ से रिजेक्शन आता है और यही हमें नर्क में ले जाता है। लाओ त्से का जोर स्वीकृति पर कम,
अस्वीकृति की समझ पर ज़्यादा है। जिस दिन हम अस्वीकृति को समझ लेंगे पूरा कि मैं अपने हाथ से नर्क पैदा कर रहा हूँ, उस दिन अस्वीकृति विदा हो जाएगी और जो शेष रह जाएगी वह स्वीकृति होगी। तो ओशो यही समझा रहे हैं कि क्या स्वीकार करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लाओ से ये बोल रहे हैं कि जब हम ये सीख जाएं कि जिसको हम अस्वीकृति बोल रहे हैं, जिसको हम रिजेक्शन बोलते हैं, अगर हम ये समझ जाएं कि बिकॉज ऑफ दिस सारे के सारे प्रॉब्लम्स मैं अपने लाइफ में क्रिएट कर रहा हूँ, उस दिन ये अस्वीकृति की जो भावना है वो ख़त्म हो जाएगा और जो रेस्ट बचेगा वो बस स्वीकृति बचेगी। मतलब आपको इस तरह समझो कि एक घर की सफाई करनी है, तो घर में जो साफ हिस्सा है हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें ये देखना है कि कहाँ गंदगी है। अगर हमने गंदगी साफ कर दिया तो रेस्ट क्या बचेगा? क्लीनलीनेस, सफाई। तो इस फर्क को समझने की बात कर रहे हैं ओशो कि इस फर्क को समझो। फर्क क्या है? एक तो ऐसी स्वीकृति है जो अस्वीकृति के खिलाफ हम खड़ी करते हैं, इम्पोज करते हैं, और एक ऐसी स्वीकृति है जो अस्वीकृति के तिरोहित हो जाने पर पाई जाती है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। तो स्वीकृति जो है, एक्सेप्टेंस जो है, वो दो टाइप की है। वो कौन सी? एक जो हम लोग खड़ा कर रहे हैं कि ठीक है भाई ये नहीं मिला तो चलो ये सही, एक ये है। और एक ये, और दूसरा वाला कौन सा है जो लाओ त्से वाला? वो ये है कि अस्वीकृति नामक कोई चीज़ बचा ही नहीं, रिजेक्शन नामक कोई चीज़ हमने छोड़ा ही नहीं। तो जो रेस्ट बच रहा है सब कुछ एक्सेप्टेंस में आता है। जब अस्वीकृति भीतर होती है और स्वीकृति को हम बाहर खड़ा कर देते हैं तो द्वंद्व निर्मित होता है। भीतर अस्वीकार होता है, बाहर स्वीकार होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं इस बात से कि ओशो ये बात समझा रहे हैं कि जब जब हम द्वंद्व में होते हैं कि भाई अंदर तो हम बाहर से दिखा रहे हैं कि हम स्वीकार कर रहे हैं भाई, लेकिन अंदर वो अस्वीकृति है, एक्सेप्टेंस नहीं है, और इससे प्रॉब्लम का क्रिएट होता है। जब अस्वीकृति भीतर हो, मतलब रिजेक्शन हमारे अंदर है और स्वीकृति हम बाहर खड़ा करते हैं, है नहीं वो, हम सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देखो भाई हमने एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, देखो भाई हमको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, हम इसी में खुश हैं, संतोषी हैं, ये हम बाहर खड़ा करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए। पर भीतर क्या है? वो एक आग लगी हुई है, क्रोध का, डिससेटिस्फैक्शन का, असंतोष का। तो हम लोग बस बाहर जो बोल रहे हैं एक प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं कि भाई ठीक है हमने स्वीकार कर लिया, पर अंदर अस्वीकृति है, रिजेक्शन है, नॉन एक्सेप्टेबिलिटी है। तो इसी से द्वंद्व पैदा होता है, भीतर अस्वीकार होता है और बाहर दिखावटी वाला स्वीकार होता है। तो आज हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। ये एपिसोड था हमारा एपिसोड नंबर 18, ठीक है। एपिसोड नंबर 18 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एपिसोड नंबर 19। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ सीख रहे हो। मैं तो काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। इस पूरे सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा यहाँ रहेगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कहना चाहते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay healthy, stay happy. Peace.